तो फर्स्ट इमेज है, ये दो बॉक्स गलती से इसमें आ गए तो हम इसके साथ ही कर लेते हैं, बाकी फिर बॉक्सेस अलग से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इमेज है कि एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, क्या स्टेट थी प्री ब्रिटिश इंडिया में एग्रीकल्चरल की। अगर हमें ये पिक्चर आ जाती है तो इस पिक्चर को देख के हम कुछ ज्यादा इंटरप्रेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पिक्चर में तो सिर्फ इतना ही है। तो ये तो रूरल डेवलपमेंट भी हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकती है, बाकी एग्रीकल्चरल की स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ इस इमेज को देख के हम कुछ नहीं कह सकते। तो कई बार ना इतने ओपन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब आपको एक इमेज दे देते हैं और वो मल्टीपल चैप्टर से रिलेट करता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि अगर मल्टीपल चैप्टर से रिलेट कर रहा है, वो 3-4 नंबर का है, तो कोशिश करो जितने मैक्सिमम चैप्टर्स के पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो। बट तरीका क्या रहता है, जैसे कि जो भी एक्सप्लेनेशन रहती हैं वो कैसे रहती हैं, या तो आप 3 नंबर में 3 एक्सप्लेनेशन विद हेडिंग डिटेल में दे दो, तो वो 3 नंबर हो जाते हैं। मार्कर देना उधर से। जो सबसे अच्छे से आता है उसको ही देना। नहीं, उतना कम तो नहीं चलेगा। 2 तरीके हैं, अगर किसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आती है, डस्टर भी देना, अगर किसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आती है विद हेडिंग, तो वो 3 नंबर में 3 पॉइंट्स देते हैं। ये हर चैप्टर के लिए ही आता है। और अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते, हमें उसमें दिक्कत है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। तो 3 नंबर में या तो 3 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन हो, या फिर आप 6 पॉइंट्स लिख दो इन सेंटेंस। आप सेंटेंस फॉर्म में 6 पॉइंट्स लिख दो तो हाफ मार्क ईच होता है। दिस इज द वे कि मार्क्स किस तरह से एलोकेट होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको डिटेल तो लिखनी है, हमें तो बस पॉइंट्स पता है, तो कोशिश करो 6 पॉइंट्स लिख दो। फिर हमेशा जो भी पॉइंट्स लिखो उनको कंटिन्यूएशन में ऐसे नहीं लिखो कि लिखते चले जाओ। एक पॉइंट लिखो, एक लाइन छोड़ो, फिर एक पॉइंट लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो। पेपर खुला खुला करो, ये प्रोमिनेंटली नजर आना चाहिए कि आप कहाँ पे पॉइंट खत्म कर रहे हो और कहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है। 3 मार्कर्स, 4 मार्कर, 6 मार्कर, हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, ठीक है, जिससे कि आपके पास एक स्पेस रहता है कि अगर आपको बाद में कोई पॉइंट याद आया या आपको ये लगा कि मेरे को कुछ और लिखना है या कुछ चेंज करना है, तो आपके पास जगह रहनी चाहिए। एकदम से आप उसी के नीचे शुरू कर देते हो तो आपको अगर याद भी आएगा पॉइंट, तो ऊपर का जो मार्जिन है उसमें लिखना अलाउड नहीं होता। 1 मार्कर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमेशा 2-2 लाइन छोड़ के आंसर्स लिखो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपने मान लो एक आंसर लिखा, फिर बाई चांस वो बाद में लगा कि अरे नहीं तो ये गलत है, तो आपके पास वैसे साइड में जगह होती है, बट नीचे लिखना ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन मैंने वैसे पूरे साल बताया है, फिर भी आज आपको फाइनली एक बार और बता दिया कि इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे पेपर प्रेजेंटेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर पे रहता है। तो कटिंग्स होने में प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कटिंग्स मत करो, बिकॉज अब होंगी तो होंगी, हम 2 दिन में उसे नहीं बदल सकते। हम ये तो बदल सकते हैं कॉन्शियसली कि अगर हमारी कटिंग्स हो रही है तो उसे ऐसे ऐसे करके नहीं काटना, उसे सिंगल ऐसे काटना है और फिर नीचे एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आया कि कटिंग पॉइंट्स में जैसे मतलब 3 चैप्टर्स है तो तीनों के लिख दिए। हाँ, मतलब ऐसा कुछ तुम्हारे नंबर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हें 3 चैप्टर्स के याद नहीं आ रहे, तुम्हें 2 ही चैप्टर्स के पॉइंट याद आ रहे हैं, नहीं तो 3 चैप्टर के लिखना चाहिए, ये नहीं होगा कि मैं 3 अलग आंसर दे रहा हूँ। रिलेटेड तो होने चाहिए। अब मान लो मैं पहली इमेज है इसी की बात करूं, सिर्फ इमेज को देखते हैं, इसके नीचे की एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखते, तो इसमें हम रूरल डेवलपमेंट का लिखेंगे, ठीक है। हमने प्री इंडिपेंडेंस लिखा, हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा, तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूंगी, इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा एग्रीकल्चरल वाज स्टैग्नेंट ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिख दिया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। फिर हमने लिखा इन द एट प्रेजेंट इन द करंट चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट फेसेस दिस एग्रीकल्चर। तो हमने उसको पूरा क्रोनोलॉजिकली लिखा। अब तुम पहले रूरल डेवलपमेंट लिख दोगे, फिर इंडिपेंडेंस के पहले का लिख दोगे, तो वो तो फिर क्रोनोलॉजिकली सही नहीं रहा ना। तो और ये सभी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं ये उस रीडिंग टाइम में बनानी होती हैं। रीडिंग टाइम में यही स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं कि हमें अपने आंसर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि
सबसे पहले हम 6 नंबर के करते हैं। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में कायदे से आपके 1 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मिनट के हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी वाले हैं उसमें तो सोचना ही नहीं है, कुछ ज्यादा आता है नहीं आता नहीं आता। जो 1 मार्कर का न्यूमेरिकल है उसी में सोचना है, तो एवरेज पीरियड इज 1 मिनट। फिर जो आपके 3 और 4 मार्कर हैं उनमें 6 to 8 मिनट। फिर जो आपके 6 मार्कर हैं उनमें 10 मिनट्स। अब होता क्या है, बच्चे पीछे से पेपर स्टार्ट कर देते हैं और क्योंकि हमें लगता है कि 6 नंबर का है बहुत अच्छे से करें, तो हम उस 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में हम लगा देते हैं 20 से 25 मिनट। और हमेशा जो बीच के क्वेश्चंस हैं उनमें फिर आपका टाइम कम पड़ता है। फिर आप सोचते हैं 1 नंबर वाले तो कर लेंगे, और 1 नंबर वाले जो कि आसान होते हैं वो भी उसको सफर कर जाते हैं और उनमें आपका तब तक दिमाग थक चुका होता है। 1 नंबर वाले एमसीक्यूज में गलती क्यों होती है? क्योंकि हम चारों ऑप्शंस को तरीके से पढ़ते नहीं है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में गलती क्यों होती है? हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें लगता है अच्छा इसका तो ये आंसर है, उसमें इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड या कोई एक वर्ड हम स्किप कर देते हैं पढ़ने में और हम एमसीक्यू गलत कर बैठते हैं। हमको चारों ऑप्शंस पढ़नी है अच्छे से, चारों ऑप्शंस को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के और फिर आंसर करना है। तो प्री डिटरमाइंड आंसर मत रखना कि इसका तो यही आंसर होगा, अच्छा यही तो पूछा जाता है तो यही पूछा होगा, हमेशा यही पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, लेकिन फिर भी हमारी एग्रीकल्चरल की जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि कमर्शलाइजेशन था, कैश क्रॉप्स थी, स्टैग्नेंट टेक्नोलॉजी थी। तो हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और हमारी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी हमारा एग्रीकल्चरल का जो स्टेट था, जो आउटपुट था, दैट वाज नॉट गुड, ठीक है। एग्रीकल्चरल का आउटपुट हमारा क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि हम इंडिगो ले रहे हैं जिससे फर्टिलिटी खराब हो रही है, हम कैश, तो वही तो प्री इंडिपेंडेंस तो बता रही हूँ, ऑन दी प्री इंडिपेंडेंस। प्री ब्रिटिश तो हमें करना ही नहीं है ना, ये इमेज तो प्री ब्रिटिश की है। कौन सी वाली? अंडर द कॉलोनियल रूल है, वो लिखा उन्होंने प्री ब्रिटिश इंडिया है। प्री ब्रिटिश इंडिया में हाँ, इमेज के सामने उन्होंने इंफॉर्मेशन उसकी दी है। प्री ब्रिटिश कैसा था? अच्छा था कि प्री ब्रिटिश हमारा अच्छा था। अगर ब्रिटिशर्स के आने की पहले की बात करें तो हमारी जो एग्रीकल्चरल की स्टेट थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। हमारे यहाँ वीट, राइस ये बहुत हुआ करता था। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहते थे कि गोल्ड बहुत था, सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि प्री ब्रिटिश में हमारे यहाँ गोल्ड आ रहा था और हमारे यहाँ वीट बहुत था। तो वीट हमारे लिए वो था कि वीट का तुमने कलर देखा है गोल्ड के जैसा, इसलिए भी एक रीजन था, सिर्फ एक यही रीजन नहीं था कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, ठीक है। हाँ, क्या बताओ बता। यहाँ तो नॉट एट ऑल सैटिस्फैक्टरी लिखा है प्री ब्रिटिश। प्री ब्रिटिश नॉट, नहीं प्री ब्रिटिश अच्छा था। इसमें देखो क्या लिखा है, द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th century Bengal in the following way: the knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cotton, silk, rice, sugar, butter. It produces amply for its own consumption wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herd of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals cut in bygone ages from the Ganges by immense labor from the navigation and irrigation. इतना खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंडियन एग्रीकल्चरल स्टेट इतनी प्यारी थी। इसीलिए आप लोगों को हमेशा एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। हेल्प बुक्स अच्छी होती हैं क्वेश्चंस के लिए, बट फैक्ट्स हमेशा एनसीईआरटी के ही लेने हैं। प्री ब्रिटिश में इंडियन एग्रीकल्चरल बहुत अच्छी थी, इन ऑल द वे अच्छी थी, वो बाद में खराब हुई है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसमें जो हमें कंटेंट दिया हुआ है वो उन्होंने प्री ब्रिटिश का दिया हुआ है। अब वही है कि बॉक्सेस कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा का पूरा बैठ के इसको लर्न करना है, इतना डिटेल में कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर आ सकता है एमसीक्यूज में कि बर्नियर, फ्रेंच ट्रेवलर या इंडियन प्री ब्रिटिश एग्रीकल्चरल स्टेट अच्छी थी, फ्लोरिश थी, इमेंस थी, इस तरह के तो आ ही सकते हैं फैक्ट्स, ठीक है।
तो 3 चीजें हो गई। प्री ब्रिटिश में एग्रीकल्चरल की स्टेट अच्छी थी। प्री इंडिपेंडेंस यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी एग्रीकल्चरल की स्टेट अच्छी नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फर्स्ट फेज में ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चरल की स्टेट अच्छी तो हुई, लेकिन उसने स्पेसिफिक रीजन्स को अफेक्ट किया, स्पेसिफिक क्रॉप्स को अफेक्ट किया। ऑल ओवर द कंट्री उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया। कौन से स्पेसिफिक रीजन्स में एग्रीकल्चरल का अच्छा बेनिफिट हुआ था? वीट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में। और कौन से स्टेट थे वो? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज कब आया था? 60s और 70s के मिड में, ठीक है। फिर सेकेंड फेज कब आया? 70s एंड 80s में। अब जब 70s एंड 80s में सेकेंड फेज आया, तब ये हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे इंडिया में फैला। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे इंडिया में फैला, तो उसके जो हमारे स्टार्टिंग में नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये थे कि वो पेस्ट अटैक से उनको वो नहीं कर रहा था, बट बाद में रिसर्चेज हुई और उसके बाद पेस्ट अटैक से वो सोल्यूशन उन्होंने निकाल लिए। तो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1991 हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्रीकल्चरल अच्छा हो गया था। बट इतना अच्छा एग्रीकल्चरल होने के बावजूद भी टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चरल का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, जितना होना चाहिए उससे। ऐसा क्यों था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम उतना अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, और फॉरेन पावर्स पे डिपेंडेंस थी। और हमारा जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने सर्विस इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया था इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी कि हमारी वो ग्रोथ एकोमोडेट हो ही नहीं पा रही थी। इसे हम जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं कि हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। और फिर 1991 के बाद अगर हम बात करें तो 1991 के बाद हमारी जो एग्रीकल्चरल की स्टेट थी वो आज की डेट में अगर देखें तो बेटर है। अभी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है बट बेटर है। तो हम प्री ब्रिटिश से आज तक का ये हमारा पूरा हो गया एग्रीकल्चरल का, ठीक है। गॉट इट। इमेज 2 हमें कहती है ट्रेड थ्रू द सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल पहली बात अगर एमसीक्यूज में आता है तो सुएज कैनाल कौन सी 2 कंट्रीज के साथ थी, अटैच कर रही थी? इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है ना। सुएज कैनाल क्यों बनाई थी ब्रिटिशर्स ने? चीप ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्टर रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, जिससे कि वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके, इसीलिए बनाई गई थी। तो सुएज कैनाल का ये इसमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। तो इससे अगर हम अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था? ऑल विद ब्रिटिश, बहुत खराब। चाइना, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुआ था। तो ये सब हमारे प्रॉब्लम्स थी जो ट्रेड पार्टनर्स, हाँ अदर अदर ट्रेड पार्टनर्स कौन थे? चाइना, पर्शिया, नाम चेंज हुए इनमें से किसी के? पर्सिया आज का ईरान है और श्रीलंका तब का क्या था? स्पेलिंग बोल। हाँ वही मैं सोच रही थी कि मैं तो कुछ गलत लिख रही हूँ और किसी ने टोका भी नहीं। एस लिख रही थी ना मैं। चलो हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे ही लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। हाँ क्या? एक्सपोर्ट सरप्लस वाला क्या पॉइंट है बताओ? जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी वो मेजरली ब्रिटिश के पास ही जा रहा था। एक्सपोर्ट है वो तो दोनों ही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही उनके पास 90% उनके साथ ही था। डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी थी। ये था कि उनके एक्सपोर्ट्स पे उनके वहां से जाते थे उस पे ड्यूटी नहीं लगाते थे, और जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल उस पे भी लगाते थे, फिर जो हैंडीक्राफ्ट बेचते थे उस पे लगाते थे। हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन हमारे इसीलिए तो हुए थे क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स पे ड्यूटी हैवी लगाते थे, अपने प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाते थे, ठीक है ना। थर्ड इमेज देख रहे हो तो उसको चैप्टर से मत रिलेट करो क्योंकि तुम्हें एग्जाम में थोड़ा चैप्टर लिखा हुआ आएगा,
वो तो मैंने तुम्हें इसलिए इमेजेस दिए हैं फिगर के साथ कि तुमको बुक से भी अगर कंसल्ट करना हो तो तुम्हारे लिए इजी रहे। सिर्फ इमेज को अगर हम देखें तो ये इमेज हमें शेल्टर्स बता रहा है, हाउसिंग प्रॉब्लम बता रहा है। कंडीशन ऑफ रूरल इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश। नहीं, इसमें रूरल इंडिया से कोई मतलब नहीं आ रहा है। इसमें तो सिंपल इतना दिखा रहे हैं, माइग्रेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, जो बेसिक नीड्स थी वो भी नहीं थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, या तो वो दे सकते हो कि प्रॉपर हाउस नहीं है, कच्चे हाउस में रह रहे हैं। दूसरा हम इसको देख के माइग्रेशन को कह सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर के अलावा की बात करें, पॉवर्टी की बात, पॉवर्टी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना बेटा, पॉवर्टी वाला चैप्टर माइग्रेशन है। हाँ, डेमोग्राफिक कंडीशंस में डाल सकते हो। तो उसको एक्सेल देखो मैं कह रही हूँ ना, जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में कोई चैप्टर होना लिखा हुआ है, तो तुमको तो इमेज देख के देखना है कि इमेज देख के क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। इस इमेज को देख के हमें कहाँ कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं वो सारा देखना है। हाँ, इसमें तो फिर वो भी कर सकते हैं, इंडिया जाना पाकिस्तान में था, इंडिया की अर्बनाइजेशन बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, अर्बनाइजेशन को अब इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। तुमने नोटिस किया हो अगर तो तुम्हारे चैप्टर 8 में इमेजेस वाले क्वेश्चंस कम है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले ज्यादा हैं। तो किसी भी इमेज को कोशिश करो कि इंडिया चाइना पाकिस्तान से कम रिलेट करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के ज्यादा हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान। देखो बॉक्सेस भी जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस पढ़ने के लिए हैं वो 8 चैप्टर में नहीं है, इमेजेस भी उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो चीजों को थोड़ा सा कंसिडरेशन रखना जरूरी है। इस पे वो दे सकते हैं कि इक्विटी वाला पॉइंट, ये सबके पास अच्छी हाउस बेसिक नीड्स नहीं है इक्विटी, हाँ, और इसीलिए फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा इक्विटी वाले पॉइंट को कि दिस इज द रीजन कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स में हमने इक्विटी को रखा, क्योंकि बेसिक नीड्स भी सबके पास नहीं थी। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, हाँ, उसको फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन डाल सकते हैं। नहीं, ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हाउस की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर तो ट्रेडिंग जॉब से बात आ गई, तो वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो मिल गए बहुत सारे पॉइंट्स। तुमको अगर अपनी मेमोरी पे भरोसा है तो सब सुनते रहो, और अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम भूल जाएंगे तो ये पॉइंट्स जॉट डाउन करते रहो। ठीक है, फिर 4th इमेज की बात करें, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने है ये। अब इसमें तो अगर इमेज भी दिखाएंगे तो हमें दिख रहा है कि वो रेलवे ब्रिज की ही बात हो रही है, तो इसमें तो कहीं कोई वो आएगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। अगर नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं भी है, सिर्फ ऊपर भी है, तो हमें एक तरफ ब्रिटिशर्स नजर आ रहे हैं बैठे हुए, एक तरफ हमें ब्रिज नजर आ रहा है और उस पर ट्रेन भी नजर आ रही है। बंदा वहां खड़ा हुआ है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग विद बॉम्बे एंड थाने 1854, जनरली ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये एमसीक्यूज में ही आएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन जैसा अगर आएगा तो ये हो सकता है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने ब्रिटिशर्स ने किस मोटिव से इसको बनवाया था, तो रेलवेज किस मोटिव से आई थी, या कमर्शियलाइजेशन के लिए, हाँ कमर्शलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिमोट एरिया से जो हमारे आर्मी ट्रांसफर करने के लिए, रिमोट एरिया से रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस टू ऑल मार्केट्स, इन सब के लिए। तो बेसिकली चाहे, हाँ बोलो, नहीं 1854 ही है, 1854 ही है। 1850 तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी, रेलवे चलने का तो होगा। ये तो ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट रेलवे ब्रिज तो हम पहले इंट्रोड्यूस 53 में हुई थी और चली थी 15 में हुई थी। इंट्रोड्यूस तो 1850 में हुई है। हर बैच ना बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद एक दिन पूरा बैच एक साथ आता है मिलने। क्या बात, क्या मतलब आते ही, अब तुम्हारा बैच अगर आएगा नहीं 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 नहीं, रिजल्ट के वाले दिन नहीं, जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं
लेकिन इसको खत्म हो अरे तो जब सबके खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही आते हैं ना। शांत रहे। चलो अभी पढ़ते हैं फिलहाल। चलो ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई अब कि आपको कोई भी हेल्प बुक का डेटा को नहीं लेना है, आपको एनसीईआरटी का डेटा को ही लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फर्स्ट रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी और फर्स्ट ट्रेन जो हमारी थी रेलवे ब्रिज वो 1854 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक और इसमें इमेज है नहीं, एक वो थी अभी मैंने देखी थी बुक में, वो वाली 1932 में जो टाटा एयरलाइन से स्टार्ट हुई थी। 1932 में फर्स्ट एयरलाइंस जो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उसमें भी जब वो आएगी एयरलाइंस वाला तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब एमसीक्यूज में ही आएगा वो। ठीक है, इमेज 5 है, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। तो ये इमेज 5 देखो ना, तो ये वाली इमेज बहुत क्लियरली बता रही है कि हमें इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेजेस बताने हैं। इस इमेज में कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। ये पूरी इमेज हमें साफ ये कह रही है कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के एडवांटेजेस बताने, नो क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ये ऑफर क्या दे रहा है? वो ऑफर तो ऐसे दे रहा है कि कुछ उसके में पैसे दिख रहे हैं कि हम इतने में ले लेंगे या कुछ ऐसा है, मतलब PL480 ये वो होते हैं बीज जो होते हैं ना, इस तरह के, ये पुरानी बीज तो वो हमें यही कह रहा है। सेकंड चैप्टर में है ना। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इमेज 6 पे। इसमें तो दिख रहा है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और दूर से, तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखा रहा है, आउटसोर्सिंग दिखा रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन दिखा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स दिखा रहा है ना। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हो गए एक बार फिर से रिवाइज कर लो। आउटसोर्सिंग, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है ना, 4 पॉइंट्स मिल गए 4 नंबर में, हो जाएंगे। सेम इमेज 7 दिखा रही है। इमेज 7 में थोड़े कंप्यूटर्स ज्यादा हैं, तो हम ये सारे पॉइंट्स तो लिखेंगे चारों, इसके साथ साथ हम आईटी इंडस्ट्री का सेटअप भी दिखा सकते हैं। फिर हम आईटी इंडस्ट्री का कहाँ कहाँ रोल है हम ये दिखा सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री का रोल हमारे एक्सटर्नल ट्रेड में है, एग्रीकल्चरल में है। कॉल सेंटर, तभी तो आईटी सेक्टर, तभी तो मैंने कहा ना आईटी सेक्टर देंगे ना, तो आईटी सेक्टर का रोल कहाँ कहाँ पर है। कॉल सेंटर तो आउटसोर्सिंग भी आगे की, तो वही तो मैं कह रही हूँ, पहले 4 पॉइंट्स तो हैं ही जो अभी हमने डिस्कस किए। क्यों नहीं आ रहे? एक बार बताओ, ऊपर और नीचे की इमेज में इतना ही तो डिफरेंस है। ऊपर 2 कंप्यूटर हैं और नीचे बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ऊपर वाले में अर्थ बनी हुई है तो हम वही तो, हाँ, तो नीचे वाले में हम आईटी इंडस्ट्री देंगे, आउटसोर्सिंग देंगे, रोल ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चरल, इन एक्सटर्नल ट्रेड, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, किसी में भी आईटी इंडस्ट्री का रोल दे सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी दे सकते हो तुम इसमें। बेटा अभी आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पढ़ा ना, उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ गए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे आ गए, नाम लिया और हाजिर। विद इक्वल साइज ऑफ लैंड हाउ इज इट दैट हिज यील्ड इज मोर देन माइन। अब इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया कि भाई हम ये कह सकते हैं कंपैरिजन करके कि उसने ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज किया और इसने वो नहीं यूज किया, HYV सीड्स यूज की। फिर हम इसमें एजुकेशन को कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ठीक है ना। तो हम एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे तुम ना रोल यूसेज ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज भी डाल सकते हैं, क्योंकि पीछे हमें ट्रैक्टर भी नजर आ रहा है और जिसके पास कम है ना उसके पीछे नजर नहीं आ रहा हमें ट्रैक्टर। हाँ, मॉडर्नाइजेशन में भी डाल सकते हो ना। फिर इमेज 9 की अगर हम बात करें, ये हेल्थ है साफ,
वो ड्रॉप डाल रहे हैं ना उसके, वो एक्सपेंडिचर हाँ हाँ, तो उसमें कोई और ऑप्शन नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ही आएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसको 4 क्या? उसमें स्पेसिफिकली हाँ, हेल्थ में अगर बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे तो प्रिवेंटिव मेडिसिन आ जाएगा। गुड पॉइंट। इसको 4 नंबर और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो गया, प्रिवेंटिव, हाँ प्रिवेंटिव सब लिख दोगे? तो बता तो रही हूँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन लिख दोगे ना? एग्जामिनर तो पागल है, उन्हें तो समझ में नहीं आएगा। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया मैंने ऐसे बताया कि भाई लेफ्ट मार्जिन भी छोड़ना चाहिए, राइट मार्जिन भी छोड़ना चाहिए, बीच में लिखना है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ मैंने सब बताया। अब उसने एग्जाम दिया मुझे, एंड यू डोंट बिलीव उसने कैसे दिया, बताती हूँ। उसने भाई उसने, हम सिंगल लाइन यूज करते हैं ना लिखने के लिए, ही यूज डबल लाइन्स फॉर राइटिंग। भाई उसका आंसर 3 नंबर का आंसर 2 पेज में, मैम आपने कहा था खुला खुला बड़ा बड़ा एग्जामिनर तो बिल्कुल ही बुद्धू है ना, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता। पेपर पढ़ के चेक होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े चेक हो। नहीं, ऐसे नहीं करते। रॉन्ग चेकिंग बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है। चलो, इमेज 10 के बारे में हमने बात कर ली, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है। इमेज 10 एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। क्या नहीं है? हाँ, IT। नहीं, ये मतलब ना तुम्हारी बुक में कहीं नहीं लिखा, इस टॉपिक को बिल्कुल मत उठाना। गदर मूवी वाली बातें मत करो। वही तो कह रही हूँ, ये गदर मूवी वाली बातें मत करो। अब इमेज 11 को देख के क्या लग रहा है? माइग्रेशन, प्योरली माइग्रेशन, नथिंग एल्स। अब माइग्रेशन के लिए तो बहुत कुछ है ही। इमेज 12, स्कूल दिख रहा है तुम्हें? स्कूल चल रहा है, स्कूल चलता हुआ नजर आ रहा है। टीचर, तुम पढ़े वैसे स्कूल में ना? नहीं पढ़े, हम पढ़े ऐसे स्कूल में। मैं पढ़ी हूँ, मेरी 2 साल, अरे मैं सच बोल रही हूँ, मेरी जो 11th क्लास है ना, 1 साल वो हमने टेंट में गुजारी थी, क्योंकि स्कूल में रूम्स कम थे, तो ये था कि 12th वालों को कमरे मिलेंगे, तो हम ऐसे थे कि हमें भी 12th में जल्दी से जाना है, तो 12th में हमें रूम अलॉट हो गया था। 11th हमारी टेंट में निकली थी, और बकायदा ऐसे ही टेंट होते थे, और ऐसी तार वाली चेयर होती थी, एक चेयर पे बोर्ड ऐसे रखा होता था, और मैम आके पढ़ाती थी। बोर्ड भी होता था, ब्लैक बोर्ड होता था बकायदा। हाँ, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड है भैया, कैसे वादे करते हो? बिना बोर्ड के टीचर कैसे पढ़ाएंगी? तो ये टेंट वाले स्कूल वैसे फन होते थे, क्योंकि क्लास के बाहर देखने के लिए ना ज्यादा एफर्ट लगते नहीं थे, हर तरफ से खुला रहता था। तब उतनी ठंड नहीं होती थी, दिल्ली की ठंड तब इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है। तब तो ज्यादा होती थी, पता नहीं, या तो शायद एज का फर्क हो गया, अब हमारी उम्र ऐसी हो गई। तब तो हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, बहुत मजा आता था। हाँ, तुम्हारे जितने ही थे, लेकिन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, चलो बीती बातों पे नहीं जाते, थोड़ा इस पे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आएगा, ठीक है? क्रिटिसाइज नहीं करना इसके अंदर किसी को। बेटा क्या क्रिटिसाइज, मतलब पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हें पढ़ने से मतलब है। अब अगर मान लो यहाँ पे ये चेयर्स नहीं हो, मैं ये कह दूं कोई चेयर नहीं, हमारे घर में जगह नहीं अब चेयर रखने की, सारी चेयर हमने दे दी प्रथम कोल मेहुल को कि इन्हें आउटसोर्स कर दो, जगरातों में भेजना शुरू कर दो, और यहाँ पे हमने तारे बिछा दी। फिर चेंज इन सोशल आउटलुक है, ये तुम डाल सकते हो क्योंकि गर्ल्स नजर आ रही हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर चेंज इन सोशल आउटलुक हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हो गया, ठीक है?
तो मैम अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर से लिंक करते हैं तो उसमें चेंज इन सोशल आउटलुक थोड़ी ना है। तो चैप्टर का नाम तुम्हें क्या पता, ये थोड़ा लिखा हुआ आएगा, तुम्हें तो सिर्फ इमेज आनी है। और देखो इमेजेस तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ यही आती है, इमेजेस तो बहुत सारी आती हैं, बट ये होता है कि अगर एनसीईआरटी की इमेजेस अच्छे से तुमने, क्योंकि अच्छे से समझ लो तो सारी इमेजेस डेराइव भी होती हैं, तुम्हें समझ में आ जाता है। जनरली उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द वाली इमेजेस ही आती हैं एग्जाम में, ये नहीं है कि सेम। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, आती है इमेजेस तो कितनी मर्जी बना लो, उसमें कोई लिमिट थोड़ी ना है। हाँ इमेजेस तो कितनी भी बना लो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलो इमेज 13 पर आ जाओ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और क्या वो कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज मॉडर्नाइजेशन दे दो, ठीक है ना, यही सब आएगा इसमें। चलो इमेज 14 या प्रेस के अंदर ये क्या, कहाँ पे बच्चा काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर काम नहीं कर रहा, उसे सिखा रहे हैं वो। देखो तुम्हें इमेज दी होगी ना, उसके नीचे का तो नहीं दिया होगा, इसलिए तो कह रहा हूं। तो उस इमेज को देख के तो पता लग रहा है ना कि दो बच्चे हैं, एजुकेशन है, वही तो मैं कह रही हूँ। एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड है, स्किल डेवलपमेंट है, स्किल एनहांसमेंट है, जिससे कि बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट होते ही जॉब मिल सके। तो ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। चलो इमेज 15 तो कोई दफ्तर नहीं। ये तो एक हमें पूरा स्कूल है ये तो, मतलब हाँ ये भी स्कूल है। अब हम टेंथ वाले स्कूल से बड़े स्कूल में शिफ्ट हो गए, डेवलपमेंट हो गई, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो गई, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा खूब अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल तो नहीं है बेटा, स्कूल ही है, कॉलेज बोल दो जाता है तो, कॉलेज बोल दो, स्कूल बोलने का मन नहीं है तो नहीं, इसको रूरल डेवलपमेंट में मत दो। तुम रूरल डेवलपमेंट में जो पहले वाली इमेज थी ना, ये जो 12th इमेज है, उसको तुम फिर भी रूरल डेवलपमेंट में डाल सकते हो, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के जो की इश्यूज थे उनमें एजुकेशन भी एक पॉइंट था, तो हमें डाल सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट वहां पर हो रही थी, ठीक है ना। बस एजुकेशन ही आएगा। फिर आ जाओ इमेज 16। चाइल्ड लेबर लग रहा है, चाइल्ड लेबर 200। बिल्कुल ये चाइल्ड लेबर है। चीटिंग करके भी गलत हुआ था मेरा। हर 3 लोगों से चीटिंग करके। अबे तो वही बात। तो बेटा तेरे आस पड़ोस में लोग भी तो वही थे ना। रिदम से भी पूछा था मैं। रिदम मेरा सही था यार तो पूरा। तो तूने मेरे को बोला। ये बताती हूँ मैं, ये मैंने अपने एक बैच की बात बताई, मेरा एक बैच था, बताया था ना, वो लोग हमेशा गलती बताते थे। हाँ तनिष तो सही बता रहा था। चलो फटाफट से करते हैं, ऐसे तो बहुत सारा करना है। इमेज 16 पे आ जाओ, फोन चैप्टर पे आ जाना। अभी बॉक्सेस भी डिस्कस करने हैं। तो इमेज 16 यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, इनफॉर्मल है, अब स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, चाइल्ड लेबर है, तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। स्कूल ड्रॉप आउट ऐसे है कि छोटा बच्चा दिख रहा है कि एक बच्ची है, यानी कि वहां पे लेबर कर रही है, तो स्कूल तो नहीं जा रही, तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। तुम स्कूल ड्रॉप आउट नहीं भी लिखोगे, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी लिखोगे, वो भी चलेगा, ठीक है। बट अब तुम्हें बता दे तो एग्जाम में अगर इस तरह का कुछ आया तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा ना कि स्कूल ड्रॉप आउट भी एक ऑप्शन है लिखने के लिए। फिर इमेज 17, ये तो हायर एजुकेशन दिखा ही रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्या इसमें ट्रेनिंग क्या है, डिग्री लेके खड़े हैं। 5th चैप्टर ये है अब, वेरी गुड। चलो इमेज 18 हमारी क्या कह रही है, रेगुलेटेड मार्केट दिख ही रही है कि यहाँ पे पूरी एग्रीकल्चरल है और उसको हमने रेगुलेट किया हुआ है प्रॉपर। तो
तो इसमें तुम रेगुलेटेड मार्केट्स कौन कौन सी होती है? रेगुलेटेड मार्केट्स एग्जाम्पल बताओ। अपनी मंडी, अपनी मंडी, अपनी मंडी कहाँ कहाँ की है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऋतु बाजार्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। खड़गपुर मंडी पुणे, हरदासपुर मंडी भी थी एक, पुणे, हाँ। रजावर सैंडीज था तमिलनाडु। ठीक है, याद आ गए? क्यों जरूरत है ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है? सब प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सीक्वेंस होना जरूरी है। हाँ नहीं ये बढ़िया था। ये तो सिर्फ उसमें आता है क्यू में, मतलब पूरा साल निकाल दिया जो याद आता है वहाँ। वो बाई चांस तेरा सही होती थी सीक्वेंस, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो मार्क्स नहीं कटते, तो इसीलिए। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट तेरी सही रही इसलिए तेरे को मार्क्स में कभी दिक्कत नहीं आई। बाकी क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसेस होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, जरा बताओ। हाँ तुम चलो जो जो होता है वो बोलो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, और क्या था भी? डिस्ट्रीब्यूशन। और भी कोई टर्म याद आ रही है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए? 7 8 6 7 हो गए। 7 ही है। 6 हो गए ना ये तो। 7 हो गए। 5 और 2 7। अब ये कायदे से क्या सीक्वेंसिंग होनी चाहिए? सबसे प्रोसेसिंग सबसे पहले असेंबलिंग होगा। पहले असेंबली होगा, हाँ, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर स्टोरेज होगा, ग्रेडिंग सेकंड होगा, पैकेजिंग होगी ना, फिर नहीं, पैकेजिंग बाद में। पैकिंग बाद में, पहले स्टोरेज, फिर ग्रेडिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन था। ग्रेडिंग कैसे करती है? मेरे हिसाब से सेकंड स्टोरेज होगा, मैंने रटा हुआ है। ग्रेड करोगे तो पैकेज करोगे उसके हिसाब से। पहले तो और स्टोरेज भी ग्रेडिंग के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे डाटा उस हिसाब से स्टोर करा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद था। तो पहले, हाँ तो ये पहले ग्रेडिंग, फिर स्टोरेज, ग्रेडिंग थर्ड हो गया, स्टोरेज फोर्थ हो गया। पहला असेंबलिंग हो गया, फिर प्रोसेसिंग, हाँ, फिर ग्रेडिंग, फिर स्टोरेज, हाँ, फिर ग्रेडिंग, फिर स्टोरेज, फिर स्टोरेज, पैकेजिंग, फिर फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लास्ट होगा। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास रहेगा असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, आगे स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। अब बात ये है कि सीक्वेंस में लर्न करना तो बेस्ट है ही, बट चलो अब अगर वो नहीं भी होता तो कहाँ होता है? तुम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिख सकते हो। अब अगर तुमने थोड़ा सा जो ये है हमारे, हमने लिख दिया असेंबलिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, तो एक ही एक्टिविटी है जो एट अ टाइम हो रही है और ये एक साथ ही चल रही है। मतलब ये एक्टिविटीज जब करने पर आते हैं प्रैक्टिकली तो इनको हम अलग अलग नहीं करते, साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हो रही है ना सारी, कि पहले ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इतने ज्यादा मार्क्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्क्स पे इम्पैक्ट कब आएगा? जब आप असेंबलिंग को लास्ट में लिख दो, आप डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्टिंग में लिख दो, वो सब मत करो। बाकी अगर तुम्हें सीक्वेंस में नहीं भी लर्न होते, तुम्हें एक्टिविटीज भी ध्यान है, देन इट इज ओके। तो अब तुमको पता है वो बाय डिफॉल्ट, अभी तुमने इतना सोचा लिखते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोई भी गलत लिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सही लिख रहे हैं। 2-4 आगे पीछे होती हैं और वो मैनेजेबल होता है, उसके मार्क्स नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये होती है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स हमारे, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पे फोकस करने की जरूरत पड़ी क्यों?
क्योंकि जो ब्रोकर्स होते थे और जो बड़े ट्रेडर्स होते थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स होता था फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, सो दैट उनको मिनिमम फेयर प्राइस मिला। तो इसीलिए उनकी वजह से ही मिनिमम सप्लाई प्राइस फिक्स किया गया, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। तो वो इसीलिए फिक्स किया गया था एमएसपी कि फार्मर्स के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो, ठीक है ना। तो उनको मिनिमम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा। फिर 19th इमेज पर आ जाएं तो ये तो साफ दिख रहा है, गन्ने दिख रहे हैं, गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। अब गन्ने का जूस क्यों निकालेंगे, तो हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गई। नॉन फार्म एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। क्या हॉर्टिकल्चर वो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन नॉन फार्म एक्टिविटी में नहीं आया। गन्ना खेतों में उग रहा है, फिर उस गन्ने हम इसको एलीड एक्टिविटीज में भी कह सकते हैं कि जैसे कि गन्ना खेतों में हुआ, उसके बाद उस गन्ने से हमने जैगरी निकाली, जैगरी निकलती है, फिर जो गन्ने का ये बचता है इससे पेपर बन जाता है। तो ये एलीड एक्टिविटीज आते हैं। हाँ, शुगर केन हो रहा है। हाँ, शुगर केन फ्रूट होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन है क्या? फार्मिंग एक्टिविटीज टू नॉन फार्म एक्टिविटीज में ट्रांसफर शिफ्ट होना। सिर्फ यही है डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप रोटेशन भी तो है। तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से होता है, फार्म एक्टिविटी में भी नॉन फार्म में भी। फार्म एक्टिविटीज में क्रॉप रोटेशन से होता है और नॉन फार्म एक्टिविटीज में हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब होता है, ठीक है ना। जरूरत क्यों पड़ी डाइवर्सिफिकेशन की? सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंक्रीज इन इनकम के लिए, रिस्क रिड्यूस करने के लिए। हाँ, इंक्रीज इन इनकम लेवल के लिए और सस्टेनेबल लेवल ऑफ इनकम मेंटेन करने के लिए, टू रिमूव डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए। अब इसमें और हाँ यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट मत घुसाओ। डाइवर्सिफिकेशन में लिखा था। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर, मतलब लिखा होगा, बट हाँ लिखा होगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो हर जगह हम सेट कर सकते हैं। बाकी रूरल डेवलपमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि डाइवर्सिफिकेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो उसमें कहा कि फिशरीज में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में उनका रोल है। हाँ, तो वही डाइवर्सिफिकेशन में के अंदर के पॉइंट्स में आ गया ना। अभी एक पॉइंट और याद आया था मुझे, रूरल डेवलपमेंट। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे हम माइग्रेशन को, अर्बनाइजेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि माइग्रेशन होने से अर्बन एरियाज पे ज्यादा स्ट्रेस आता है और रूरल एरियाज में मैन पावर कम हो जाती है। तो हम अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन से, ठीक है। देन इमेज 20, ये तो बहुत साफ साफ दिखा रही है लाइफ स्टॉक। इसमें तो डेटा को एक्सप्लेन करना है। अब देखो, हाँ, डेटा एक्सप्लेनेशन में भी जब आप डेटा एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। जो आपको टेबल या पिक्चर दी हुई है, उस टेबल या उस पिक्चर से आप डेटा के फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, बट विद ऑल द रीजंस या कॉजेज या इम्पैक्ट या डेफिनेशन, जो भी तुम्हें वहां पे फिट लगता है और जो भी तुम्हें अच्छे से आता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स की चाहे तो डेफिनेशन लिख दो, इम्पैक्ट लिख दो, कॉजेज लिख दो, कुछ भी लिखो। तो सिर्फ डेटा को सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखना। अब उसमें क्या हुआ, कई बच्चे उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं डेटा तो सामने है ही ना, हम डेटा क्यों लिखें। तो वो भी गलती है। तो आपको दोनों लिखने हैं। ध्यान रखना, अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट जरूर लिखो, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट जरूर लिखो। 3 या 4 नंबर से ज्यादा की डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आती है क्वेश्चन में। 6 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का जनरली नहीं आता है वो। हाँ, 3-3 मार्क के या 2 या 4 नंबर का ऐसे करके आ जाता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज,
मुझे इससे याद आई, अपने साथ पूरा जो किट होती है वो लेके जाना। वैसे आज तक कभी आया नहीं है ऐसा एग्जाम में इस तरह का कुछ, और कोई चांसेस है नहीं, लेकिन हम एक वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं। तुम्हारी बुक में कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, डेटा जैसे दिया हुआ है, तो ड्रॉ पाई चार्ट, ड्रॉ हिस्टोग्राम, आज तक नहीं आया है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आईडी को इंट्रोड्यूस हुए, अरे रुको रुको रुको, आईडी को इंट्रोड्यूस हुए अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है ना। 2009 अभी 2021 में ही तो आई थी, 2020 में तो आईडी 12th में आई है। तो बेसिकली आप देखो तो 5th बैच हो जो आईडी बोर्ड्स एग्जाम में दे रहे हो, तो हमारे पास इतना कुछ है नहीं पुराना कि हम ये कहें कि पिछले 5-7 सालों का क्या पैटर्न रहा है, जिसमें भी 2 साल कोविड वाले थे तो बड़े नॉर्मल ईयर्स थे। तो हम एक वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो दैट विल नॉट बी आउट ऑफ सिलेबस। तो अपने साथ कंपास, डी, स्केल, पेंसिल सब लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये आया हुआ एनसीईआरटी में मेंशन है कि इसका पाई चार्ट बनाओ, इसका हिस्टोग्राम बनाओ, तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो सामान सारा लेके जाना, नहीं हो तो आज सारा चेक कर लेना, ताकि लेना हो तो खरीद लो। वही ना। चलो 21 पर आते हैं, इमेज 21। वही एनिमल हस्बेंड्री आ गई, डाइवर्सिफिकेशन आ गया। फिर इमेज 22 हॉर्टिकल्चर आ गया, और ये तो साफ दिख ही रहा है कि वो लोग हाँ बी कीपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत जोरों शोरों से बोल सकते हैं, क्योंकि सारी विमेन हैं। तो वाई विमेन एम्पावरमेंट, अब इसमें ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इसी से अराइज हो सकता है कि वाई मोर विमेन आर एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। अर्निंग्स होती है वो अर्बन एरिया में एक सैटिस्फाई जाती है फैमिली, बट अरे सुन लो, तुम्हारे भी काम का ही है। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, बोल रही है कुछ, सुन लो। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, क्योंकि अर्बन में एक की सैलरी से सब मतलब पूरा घर चल जाता है, बट रूरल एरिया में ज्यादा चाहिए होते हैं पैसे, तो डुअल अर्निंग करनी। पैसे ज्यादा नहीं चाहिए होते, वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी कम होती है। यहाँ पे अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो डिस्करेज करते हैं कि हाँ, और न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं अर्बन एरियाज में, तो इफ मेल्स आर अर्निंग गुड तो दे डिस्करेज ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। जबकि रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां पर हमारा फीमेल्स काम कर सकती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हो तो तुम यहाँ पर सेफ्टी वाली बातें भी डाल सकते हो, मतलब बहुत ही एग्रेसिव लिखो तो सेफ्टी वाली चीजें भी अर्बन एरियाज और रूरल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी का ही था। सिल्क नहीं, गोल्डन रिवोल्यूशन हनी हॉर्टिकल्चर का ही तो था। हाँ हनी, फ्लावर्स का और इनका ही तो था, जो हमारा हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर से तो सब गोल्डन रिवोल्यूशन में आता है। फिर इमेज 23, ये तो हमें साफ दिख रहा है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये पोल्ट्री है, तो इसके बारे में मेंशन ही है सारा। डाइवर्सिफिकेशन हम बात कर ही चुके हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट हमारे पास इमेज 24 आती है। इसमें भी देखो फीमेल्स काम कर रही हैं। अब नीचे वाले पॉइंट को देख के हमें चाहे समझ में आ रहा है कि इन्होंने लिखा है कि जालंधर पंजाब फुटबॉल्स बना रही है, लेकिन इस इमेज को देख के तो हमें फुटबॉल कहीं दिख नहीं रही है सिर्फ। ओ अच्छा, हाँ बहुत फुटबॉल नहीं लगी, हाँ, मतलब अब जैसे नहीं वो ठीक है, नहीं सुनो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे जा सकता है आराम से, कि वुमेन एम्पावरमेंट करना, इक्वालिटी मेंटेन करना, रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हाउसिंग ग्रुप्स को दे सकते हो तुम यहाँ पे, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे ना हमारे यहाँ, तुम उसकी बात कर सकते हो जरूर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या थे?
जो सारी वुमेन बनाती है 25 के करीब लोग और मनी इकट्ठा करते हैं। और इसमें इसी के नंबर किसी टाइप के चेंज करके तो फिर ऑप्शन भी ड्रॉ कर सकते have adoption. तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा सीवियर डिस्कशन है। ये दूसरा रूरल डेवलपमेंट हो गया। अभी मैं पूछ रहा था कि वो तो वही तो कह रही हूँ, बैंक का कोई आया डिग्री में अरे ऐसे बोला रहा मुझे लगता है बोला 6 चैप्टर में तभी तो आया रूरल डेवलपमेंट के। थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो जो मैं करा रही हूँ, तो तुम्हारा फायदा ही होगा। तो हो क्या रहा है, इसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट डाल सकते हो, इसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डाल सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या थे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहे हैं जो कि फाइनेंस के लिए दे कलेक्ट मनी एंड देन हूसोएवर नीडेड वो उसको वो मनी दे दिया करते थे। तो बजाय कि वो लोग कमर्शियल बैंक्स पे या रूरल डेवलपमेंट बैंक्स पे, रीजनल बैंक्स पे, इन पे डिपेंड रहे, इसकी जगह उन्होंने खुद के ग्रुप्स बना लिए, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज कम रहती थी, ठीक है ना। और आज के डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे कि अभी हम पीछे यहाँ नोएडा हार्ट में वो लगा हुआ था, एक फेट लगा हुआ था, वहां गए तो वहाँ जितने भी काउंटर्स थे वो सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही थे। जो भी अलग अलग स्टेट से काउंटर्स आए हुए हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही हैं। तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होता था कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ प्लीज डोंट बार्गेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दे आर वर्किंग हार्ड। इस तरह से अलग अलग जगह उन्होंने कोटेशंस पे लिखी हुई थी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए जो छोटे छोटे हैं, जो अपने घर पे काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म किया। तो शुरू में तो उनको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि क्या जरूरत है, लेकिन उनकी पावर इतनी स्ट्रांग रही कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन पर ले आए, ठीक है ना। हाँ, इस पिक्चर में इनफॉर्मल सेक्टर की बात आप कर सकते हो, बिल्कुल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है ये, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ जाते हैं। एमसीक्यूज में आएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो कोई भी एक पॉइंट आ सकता है, ठीक है ना। इसी से मुझे याद आया, अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया रूरल बैंकिंग का, कि रूरल बैंकिंग क्या है। वो मिस कर रहा था ना रूरल बैंकिंग को, बता दे भाई क्या है। तू मिस कर रहा था ना रूरल बैंकिंग। हाँ बताओ। रूरल एरियाज में मनी फ्लो करना फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्यों रूरल एरियाज में मनी की जरूरत किन पर्पसेस के लिए पड़ती है? प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, वहाँ का जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। इंटरमीडियरीज को रोकने के लिए, जमींदार को मत लाओ यहाँ पे बीच में, थोड़ा इंटरमीडियरीज को रोकने के लिए बेटर है। हाँ, एक्सपेंसेस ऑन वेडिंग एंड सोशल रिचुअल्स, उसके लिए भी दे बोरो मनी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हमें रूरल फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी, रूरल क्रेडिट की। कौन से दो मेजर सोर्सेज है रूरल क्रेडिट के? रूरल क्रेडिट के मेजर दो सोर्सेज कौन से हैं? ब्रॉड कैटेगराइजेशन करो पहले। इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में तुम्हारे रीजनल रूरल ना, कमर्शियल बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल आरआरबीज आ गए। नाबार्ड इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर रूरल बैंकिंग, तो वो मैनेज करते हैं, वो पिताजी हैं सारे रूरल क्रेडिट के, ठीक है। वो डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करते, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डील करती हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स करते हैं, एसएचजीज करते हैं। एसएचजीज हमारे इनफॉर्मल में आ जाते हैं। तो इनफॉर्मल में अगर बेस्ट सोर्स बोलेंगे तो एसएचजीज को बोलेंगे, बाकी इनफॉर्मल में फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, ठीक है ना, रिच फार्मर्स हो गए, ये सब हो गए। बट द
बेस्ट सोर्स इन इनफॉर्मल इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्मल में तो सबसे बढ़िया तो सारे ही वैसे तो, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे कम फॉर्मेलिटीज हैं। बिकॉज फार्मर्स को अभी भी हम इलिटरेट में लेके चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इमेज 25 की अगर हम बात करें, कैजुअल लेबर काम कर रही है, ठीक है ना, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आ जाता है। बेटा कहाँ कौन चाइल्ड नजर आ रहा है तुम्हें, में कौन सा चाइल्ड है बताओ? वो बेचारा यहाँ पे तुम एक बार को हेल्थ की बात करो तो बेचारा मानेंगे कि हाँ, वैसे आजकल तो वो हेल्थ भी नहीं, आजकल तो ये कहेंगे बिल्कुल वो है क्या, बिल्कुल मस्किल, हाँ बढ़िया है। यहाँ पे इनफॉर्मल लिखो, हाँ और क्या, आजकल तो इसके लिए तो तुम जिम के पैसे बर्बाद करते हो। कौन जाता है? चलो चलो 25 में क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए? इनफॉर्मल, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, 2 पॉइंट्स आ गए। तो अच्छा चलो साथ के साथ बात कर ले, कैजुअलाइजेशन होता क्या है? transfer of labor from कैजुअल वेजेस, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? इनफॉर्मल में 10 से कम होते हैं, फॉर्मल में 10 से ज्यादा होते हैं। फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, इनफॉर्मल में राइट्स नहीं होती, फॉर्मल में राइट्स होती हैं। फॉर्मल में सेफ्टी ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, इनफॉर्मल में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, रेगुलर सैलरी नहीं है, लॉ रेगुलेट नहीं करता इनफॉर्मल को, जबकि फॉर्मल को लॉ रेगुलेट करता है। हाँ सोशल सिक्योरिटी। चलो कितने परसेंट हमारा इनफॉर्मल में है इस समय? 94। 6% सिर्फ फॉर्मल पे चल रहा है, बहुत ही कम है फॉर्मल पे। हाँ टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट ही बहुत, हाँ लेस देन 50 था, 30s में कुछ था, हाँ वही 30s में ही है कुछ, तो बहुत ही कम है एम्प्लॉयमेंट रेशो ही। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो एक तरफ तो बहुत लोग हैं अप्लाई करने वाले, एक तरफ लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी एक, इसे हम कहते हैं आपस में डिस्कस करने से अच्छा है मुझसे कर लो। इग्नोर कर ले। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिस अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एग्रीकल्चरल में। तो डिस्गाइज्ड क्या होती है? वो भी एग्रीकल्चरल में होती है, उससे ज्यादा लोग हैं। और सीजनल में और एक और होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल। वो क्या होती है? हाँ जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हो तो उस पीरियड, हाँ वॉलंटरी नोट्स में है, नोट्स में दिया हुआ है। बोल बोल। प्रीवेलिंग वेज रेट पे जब तुम्हें जॉब मिल रही है तो उसको तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसे हम कहते हैं वॉलंटरी। हाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे हमारी जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव, हाँ वही ना, कि जैसे कि अब कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ, जब जिस समय स्विच ओवर हुआ था कंप्यूटराइज, पूरा बैंक से स्विच ओवर हुए थे, तो उस समय पे काफी सारे लोगों को हटाया गया कि या तो आप कंप्यूटर कोर्स करो या फिर आप बीआरएस ले लो। तो उस समय वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी दैट वाज स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ज्यादातर होती है ये।
इमेज 26 फ्रिक्शनल का मतलब होता है जैसे कि मान लो एक जॉब अभी है, उस जॉब को तुमने छोड़ा और अभी दूसरे जॉब में टाइम है, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम टेम्परेरी रहती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। 26 में तो बिल्कुल डेटा इंटरप्रिटेशन ही है। 37 में फिर वुमेन एम्पावरमेंट। इनफॉर्मल कहाँ से? 10 से ज्यादा तो यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। वो भी 10 से ज्यादा तो यहाँ अभी गिन लो हम। भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री बना के तुम उसको इनफॉर्मल डाल रहे हो, उसका तो फॉर्मल है, ये बकायदा फॉर्मल है। वुमेन एम्पावरमेंट है, फॉर्मल है। कौन से सेल्फ? 28 तो 27 पर है ना। तो 27 में फॉर्मल आ गया और वुमेन एम्पावरमेंट आ गया। डेली वेजेस के अकॉर्डिंग तो काम करते हैं। हाँ, कैजुअलाइजेशन की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे फिर तुम कैजुअलाइजेशन की बात करोगे तो फिर फॉर्मल नहीं रह गया, ठीक है ना। तो फैक्ट्रीज में डेली वेज के बेस मैं वही कह रही हूँ कि दोनों मत लिखना ना, तो किसी एक को ही तो जस्टिफाई करोगे तुम। या तो फैक्ट्री में एक काम कर रहे हैं, बट बात ये ना कि इनको देख के लग नहीं रहा कि ये लोग लेबर हैं। कैजुअलाइजेशन में लेबर वर्क ज्यादा होता है, तो कैजुअलाइजेशन अगर करोगे तो यहाँ पे ये लेबर वर्क है, इनको डेली बेसिस पे शायद ना भी मिलता हो क्योंकि सब वेल टू डू लग रहे हैं। तो इसमें बेटर आंसर इज फॉर्मली रखो। 20 इमेज 28 इमेज 28 में क्या हो रहा है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रही है। इनफॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर आया एम्प्लॉयमेंट का, तो दो चीजें आ गई, सेल्फ और इनफॉर्मल सेक्टर। ये तो सिंपल ही है। आप इसको 28 की बात कर रहे हो? 28 की, हाँ। फिर जब हम 29 की बात कर रहे हैं तो इसमें कैजुअलाइजेशन ही आ रहा है। 29 में हाँ, कैजुअलाइजेशन ही आ रहा है इसमें तो स्ट्रेट, इसमें तो कुछ बैठे हैं, कुछ नहीं कर अनएम्प्लॉयमेंट भी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। दुकानें बंद है। तो कैजुअलाइजेशन कह तो रहे हैं कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बट अब ध्यान रखना, अभी ध्यान रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट या कैजुअलाइजेशन कोई एक ही लिखना, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो जाएंगे फिर। नीचे लिख दिया सारे employed थोड़ी ना वेटिंग फॉर कैजुअल जॉब्स, हाँ, या तो फिर ऐसे डिप्लोमेटिक लिखे अनएम्प्लॉयमेंट है एंड दे आर वेटिंग फॉर कैजुअल वर्क, ऐसे कर दो। फिर इमेज 30 की हम बात करें तो शुगर केन दिखाई दे ही रहा है, और हमें कितने 4 डिस्गाइज, हाँ मतलब एक तोड़ नहीं दे रहा शुगर। डिस्गाइज नहीं हो रहा। डिस्गाइज तो भाई देखना, वो तोड़ रहा है, वो पकड़ रहा है। इतनी सी जगह में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। इसमें हम शुगर केन भी दिख ही रहा है, ये तुम्हें शुगर केन पता नहीं चल रहा है? ये तुम लोग अभी गन्ने के खेत देखे नहीं ना असल में, वही तो प्रॉब्लम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फार्म ट्रिप करना चाहिए एक बच्चों को, इंडियन इकोनॉमिक समझाने के लिए, या फिर कलर्ड इमेज डालनी चाहिए। बेटा प्रतापगढ़ फार्म तुम लोगों ने गन्ने से गुड़ बनते हुए देखना, ये वाला जो फार्म ट्रिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। गन्ने के खेत, लोहागढ़ फार्म्स में भी नहीं है सब कुछ नहीं है। लोहागढ़ फार्म्स तो बस नाम का लोहागढ़ फार्म्स है, हाँ वो तो घूमने का है। तो बात यह है कि फार्म ट्रिप होना बड़ा जरूरी है, वरना इंडियन इकोनॉमिक समझ में नहीं आएगी। विलेज तो पता है एमबीए में एक मतलब कोर्स फॉर एमबीए जब करते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अब ये कंपलसरी है कि एमबीए करते समय आपको 10 डेज 7 डेज की फार्म लिविंग मतलब रूरल एरिया में आपको ट्रेनिंग करके आनी है। आपको वहाँ रहना है और वहाँ रह कर आपको वहाँ के लोगों से कनेक्ट करना है, ये सब आपने करना होता है। ये बड़ा जरूरी हो गया आजकल, और ये नहीं, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो चीजें तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अगर अपनी रूट से नहीं पता कहाँ है, कहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? ये तो पढ़ाने पहले बताना चाहिए। अब तो पढ़ा दिया एक्चुअली।
तुम लोगों के सिलेबस में तो है भी नहीं ना, तो MBAs में जाकर हो रहा है, कंपलसरी किया हुआ है कि दे शुड लिव इन दैट एनवायरनमेंट, कि आप वहां जाके रहो, उनके घरों में जाके रहना, वहां पे आपको पूरा एक्सपीरियंस देना, ये सब तो MBA लेवल पर है। तुम्हारे लेवल पर बड़ा मुश्किल है इसको डालना, लेकिन अगर डालेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत आसान है तुम लोगों के लिए। अभी जो तुम्हें बहुत चीजें समझ में नहीं आती है ना, वो बड़ी जल्दी समझ में आएंगी। चलो इमेज 31 की बात करते हैं। रैम कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कैजुअल लेबर, सेम ही चल रहा है मामला, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ। ये पानी दिख रहा है हमें, और पानी भी जो पानी है वो गंदा दिखाई दे रहा है। बर्फ है ना, वो तो पहाड़ के पास ना से गंदा आएगा, पहाड़ है आगे। बर्फ तो साइड में दिख रही है, बीच में तो हाँ लेकिन फ्रेश वाटर दिखता है। उनके लिखने से क्या होता है? पुरानी है ये। नहीं पॉलिथीन लग रही है मुझे। इसी टेबल से दिखी, बताने वाली। देखो इस पिक्चर में तुम्हें एक तो नेचुरल, हम देखें कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, कि वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, पहाड़ है, नदी है, पत्थर। लेकिन अब इसमें अपने इकोनॉमिक्स से पॉइंट्स निकाल के लिखो, क्या लिख सकते हैं इसमें? हमारे पास वाटर है, और हम ये देख रहे हैं कि चाहे उन्होंने नीचे लिख दिया है कि ये फ्रेश वाटर है हिमालयन स्ट्रीम्स का, बट यहाँ पर हम दे सकते हैं कि वाटर बॉडीज, अब उतनी पानी का लेवल देखो कितना कम है, तो पानी का लेवल कम है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसको लिंक कर सकते हो आप। तो पोल्यूशन नहीं है, लेकिन देखो वाटर लेवल कितना कम है, तो ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हो इसको आप। नहीं, पोल्यूशन लिख सकते हो, पोल्यूशन लिख सकते हो। कहीं किसने कहा टूरिस्ट जाते हैं, जो भी ऐसी सिटीज हैं, पहाड़ है जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, हाँ अकल तो होती नहीं है, अच्छी खासी जगह को खराब करके आ जाते हैं। बस तू मत बनियो ऐसा, तू भी ऐसा टूरिस्ट ही जाएगा। थैंक यू। चलो अगले पे आ जाओ। अगले पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है हमारे पास, एयर पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं, और कोई आ रहे हैं? सही आ रहा है ना? इससे दोनों में होगा। ग्लोबल वार्मिंग डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है ना उधर से, पोल्यूशन है। हाँ नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, क्या डिफॉरेस्टेशन का नुकसान क्या है? सॉइल इरोशन, लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और नेचुरल डिजास्टर्स, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अच्छा एक और, मैं वेट कर रही हूँ, कोई भी नहीं बोल रहा, एक और भी था कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी बड़ी बढ़िया सी। कुछ कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कुछ कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी हमारे टर्मिनोलॉजीज, क्या थी? Rate of extraction should not exceed the rate of regeneration. नहीं, आंसर में नहीं दिया। इस पिक्चर को देख के हमें कह रहे हैं जितनी भी एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं और प्लांटेशन जो हम करेंगे, तो हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ रीजनरेशन से तो यहाँ पे तो कमी दिख रहा है ना। ऐसा तो कहीं शो नहीं किया हुआ कि हमने नए प्लांट्स लगाए हैं, सिर्फ कटे हुए प्लांट्स दिखा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? अगले वाला गोबर गैस प्लांट, बिना नीचे देखे
इसको ये तो कुछ समझना है। हाँ जिंदगी में समझ नहीं आएगा। एग्जाम में तो लिख के देंगे। पढ़ लेना वो रेस्टोरेंट हाँ, इसमें देख के नहीं आएगा, सिर्फ इमेज को देख के तो मॉन्यूमेंट लगेगा। हाँ एक्चुअली कलर्ड, भाई कलर्ड हो ना तो अच्छा है। लास्ट चैप्टर ये बेटा क्या करें, एनसीईआरटी को ना बहुत कम कॉस्ट पे रखना पड़ता है, और की बुक 150 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वो 100 की बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जब तो तुम लोगों को अभी उस एरियाज में ट्रिप कराना चाहिए जहाँ पे ये वाली हालत है। ऐसे भी हैं, तो जो भी ऐसे बच्चे हो ना जो कॉमर्स को छोड़ रहे हो, मतलब जिनको लगता है कि हमें फील्ड चेंज करना है, वो लोग अपनी बुक्स बजाय कि किसी आस पड़ोस के बच्चे को या ऐसे देने की बजाय जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या जैसे मेड्स होती हैं उनके बच्चे होते हैं, जो बच्चे किताबें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को फ्री में देनी चाहिए, अगर क्या जब उतनी देती हैं, काफी सारी गवर्नमेंट फ्री में भी देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई जगह गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेशन हो जाती है ना। कायदे से तो गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को सैलरी मिलती है उससे जो उन बच्चों की फीस है उससे तो उनकी सैलरी नहीं निकल सकती। तो कुछ हम गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो कुछ मॉरल ड्यूटी होती है। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम लोग आफ्टर 12th अपने पूरे महीने में से एक दिन किसी एक स्कूल में जाके अपना ये सर्विस देना स्टार्ट कर दो कि हम उनके साथ कुछ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो तुम्हारा क्या कम हो जाएगा? तुम लोगों को ये एक्सपीरियंस ही मिलेगा कि आखिर हम कितने प्रिविलेज्ड, कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं। पूरे महीने में से एक दिन तो अफोर्ड कर ही सकते हो। पोर्टफोलियो भी बनता है। क्यों पोर्टफोलियो में ये चीजें डालनी पड़ गई उन्हें? इसीलिए डालनी पड़ गई क्योंकि फोर्सफुली कराएंगे, बिकॉज जब आप कुछ विलिंगली नहीं कर रहे तो फोर्सफुली वो आपसे ये सोशल एक्टिविटी करा रहे हैं। बट मैं खैर पोर्टफोलियो तो बनता ही है, मैं तो उस पॉइंट से कह भी नहीं रही थी, बट हाँ दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। बट आफ्टर 12 एंड मैं बताऊं, When you address 20, 30, 40 students, आपके अंदर इतनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज एनहांसमेंट होती है, तो एवरी स्टूडेंट शुड गिव। यहाँ पे मॉनिटरी नहीं है, अभी आप कमाते नहीं हो तो आप मॉनिटरी नहीं दे सकते। मॉनिटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज देना। तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स अपने जो भी एरिया के हैं वहां पे अगर आप महीने में एक दिन जाके ये कहोगे एक कि हमें आज ये लेक्चर देना है किसी भी एक टॉपिक पे, तो दे विल गेट बेनिफिटेड। तो ऐसा करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, बहुत सारे ऐसे ऑर्फेनेजेस होते हैं जहाँ बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए कि महीने में एक दिन हम जाएंगे कोई एक्टिविटी के लिए, सिर्फ एक दिन देना है 2 से 3 घंटे, दैट्स इट। ऑर्फेनेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, तो बाय स्प्रेडिंग लव यू विल रिसीव लव इन रिटर्न। तो करना चाहिए। एनीवेज एग्जाम है, पढ़ लेते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा टॉपिक है ये। हाँ 36 इमेज ये तो दिखाई रहा है वाघा बॉर्डर। अब वाघा बॉर्डर में जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये वाघा बॉर्डर है ना? वही तो, जो लोग गए हैं वाघा बॉर्डर वो एकदम से पहचान जाएंगे कि ये तो वाघा बॉर्डर है। तो वाघा बॉर्डर है क्या? बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ये। फिर अगली इमेज है जो वही है क्या कहते हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान की, वो बता रहे हैं डेंसिटी नहीं बता रहे, देखो जरा, एनिमल एग्रीकल्चर बता रहे हैं। हाँ तो एग्रीकल्चर बता रहे हैं वो यार। हाँ लैंड का यूसेज बता रहे हैं वो, राइस, टी, जूट, हाँ एग्रीकल्चरल से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर। इमेज 38 इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शरी भी तो है। हाँ हाँ चलो, ऑल द बेस्ट आ गया। सो ऑल द बेस्ट। अभी बॉक्सेस करने हैं।
5 मिनट का ब्रेक, फिर बॉक्सेस। 1 घंटे चलो अब हम आते हैं बॉक्सेस पे। चैप्टर 1 के 2 बॉक्सेस तो हम इमेजेस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। तो जब हम इंडिया प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से काफी हद तक कॉटन पर बेस्ड थी। और हुआ क्या था कि वो जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसका जो मेन ओरिजिन था वो था बंगाल में। तो इसमें से एमसीक्यूज ही ज्यादातर आते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल का ओरिजिन क्या था, बंगाल था। ठीक है, और जो मेन हमारा था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिसको हम ढाका कहते हैं, नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मलमल शाही और मलमल खास। ये सब एमसीक्यूज में आने के चांसेस है, इनको डिटेल में नहीं करना। तो अगर हम आज भी इसको डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें एमसीक्यूज में देख के याद आ ही जाएगा अगर आया तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम टर्म इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम इज कॉल्ड मलमल, और डेकान मुस्लिम होती है, गोल्ड प्लेटेड जरी होती है ये। फिर सेकेंड बॉक्स है जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक होता है मार्केट फोर्सेस वाला जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वहां पे मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जो तुमने माइक्रो में भी पहले पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये जो 3 हमारे पास क्वेश्चन है, इनके आंसर देने के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या करना पड़ता है, जो सोसाइटी की नीड्स है उस पर सोसाइटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव के लिए उनको सोसाइटी नीड से भी ज्यादा अपने प्रॉफिट मोटिव में इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट मोटिव कहाँ से आएगा, उनका प्रॉफिट कहाँ पर है। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो मार्केट फोर्सेस है वहां से आता है। फिर सोशलिस्ट में क्या हो रहा है, जो भी हमारा सोशल वेलफेयर है वो प्राइम इंपॉर्टेंस पर होता है। तो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। और तीसरी जो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारे लिए तो इंडिया की है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब उससे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके सामने और जितने भी स्कॉलर्स थे उनके सामने ये हमारे क्वेश्चन था कि हमारी इकोनॉमी कैसे रखनी चाहिए। हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। अगर हम पूरी तरह सोशलिस्ट रखेंगे तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को सोशलिस्ट में रखना इज वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे में हमें दोनों का एक कंबाइंड लेना पड़ा और हमने लिया मिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, तो मिक्स्ड पैटर्न में भी हमने अपना जो बेस था वो सोशलिस्ट रखा था। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी है, जो प्रॉफिट कंट्रीज के एग्जाम्पल दो, नाम। यूएस हो गया, सोशलिस्ट रशिया, चाइना को भी हम कह सकते हैं। मतलब चाइना बेसिकली वो खुद को ना सोशलिस्ट मिक्स्ड और इसके कैटेगरी में डालना ही नहीं चाहती। वैसे हाँ सोशलिस्ट है, लेकिन वो देखा जाए तो वो वहां पे कौन सा रूल चलता है ज्यादातर, सिंगल पार्टी रूल है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी रूल चलता है, तो होने को वो सोशलिस्ट की कैटेगरी में आती है, मिक्स्ड की कैटेगरी में आती है पाकिस्तान भी। ठीक है ना, तो ये 3 हमारी इकोनॉमीज में 3 डिसीजन हुए। फिर प्लान, एक होता है प्लान। प्लान का मतलब क्या हुआ, आउटलाइंस होती हैं ये हमारी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे लगाने हैं। तो हमारे पास एक है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक है प्लान ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो लॉन्ग टर्म है, ब्रॉड कैटेगराइजेशन पे है, जिन्हें हम पर्सपेक्टिव प्लान्स कहते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जो 5 इयर्स तक होते हैं, और वो हमारे सपोर्टिंग प्लान्स भी होते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लान्स एंड सपोर्टिंग प्लान्स, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर पर्सपेक्टिव प्लान्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर सपोर्टिंग प्लान्स। पाकिस्तान से हाँ, जो पहले टेस्ट में आया है ये सेम क्वेश्चन। अगर पहले वाले टेस्ट की करेक्शंस की होती ना तो कल के टेस्ट में लिख पाते ये आंसर। तो पहले के टेस्ट की करेक्शंस भी इस समय क्यों नहीं पूछा मुझसे। तो 2 पॉइंट मिले थे, अब 4 पॉइंट बोल देते हैं। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड होते हैं, प्लान ऑब्जेक्टिव्स नैरो होते हैं। ये हमारे प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये और इन सबको मिला के हमारा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बनता है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव है, वो 20 इयर्स का होगा ना, ये 20 इयर्स का होता है। डिफरेंस बता दो। पर्सपेक्टिव
प्लान या प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ये लॉन्ग टर्म होते हैं, 20 इयर्स के लिए होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए होते हैं। ये बता तो रही हूँ, लिख लो। लॉन्ग, ठीक है। प्लान ऑब्जेक्टिव्स 5 इयर्स तक के लिए होते हैं या 1 ईयर के लिए भी होते हैं। एनुअल प्लान्स भी होते हैं, सपोर्टिंग प्लान्स होते हैं, रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, जो हमारी करंट चैलेंजेस हैं उनको compete करने के लिए होते हैं प्लान ऑब्जेक्टिव्स, जबकि जो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ग्लोबलाइजेशन के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। इंडिया में जो प्लानिंग का पूरा बेस लिया था वो कहां से लिया था? मेन यूएसएसआर के बेसिस पे उन्होंने अपने प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप किया था। लेकिन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब बना था हमारा? 1951 में। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन जो कि हमारा खत्म हो गया था कौन से ईयर में? 16 2014 था ना नीति आयोग आया था। से तो नीति आयोग बन गया है ना। 2015 में खत्म किया था, 2015 में नीति आयोग आया था। 14 में कर दिया था। एस्टैब्लिश पहले हो गया था, केम इनटू ऑपरेशन 1 जनवरी 2015। तो प्लानिंग कमीशन जो हमारा बना था वो 1950 में बना था। 1950 में प्लानिंग कमीशन इस हिसाब से बना था कि उसके जो हमारे मेन, क्या कर रहा है तो पक्का इतना मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा बॉक्सेस में तो ऐसा कुछ है नहीं मुस्कुराने वाला, इतना मुस्कुरा रहा है। मैं कहा इसकी चैटिंग चल रही है। ओए होए बस तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। उसमें जो हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन थे, चाहे चेयरपर्सन रहे, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में प्लानिंग कमीशन हट गया और उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। उसका भी सेम रहा कि नीति आयोग के भी जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होंगे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपना काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था वो बीच में ही खत्म कर दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से बना, बट वो कंप्लीटली एक फेलियर रही। वो प्लान हमारे बिल्कुल 5 ईयर प्लान बेकार रहे। तो उसके बाद जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाने की बात आई, तब वो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान पीसी महालानोबिस वो प्लान लेकर आए और उस प्लान में उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैसे हम, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, क्योंकि उन्होंने जो हमारा बेस दिया उस बेस के हिसाब से हमारे आगे के प्लानिंग हुए जो कि सक्सेसफुल रहे। तो पीसी महालानोबिस के नाम का तुम्हें सिर्फ इतना जरूरी है कि प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस, पीसी इज प्रसन्नता चंद्रा, अगर याद रह जाए तो। वैसे याद आ जाएगा देखकर भी, एमसीक्यूज में ही आएगा। दूसरा जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1893 कलकत्ता में वो बॉर्न हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है इनके बारे में। फिर नेक्स्ट बॉक्स हमारा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ था कि हमारा जो एग्रीकल्चरल में मेन था, तो जीडीपी में धीरे धीरे उसको कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एग्रीकल्चरल या सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो इससे एक बेनिफिट ये भी हुआ था जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी फायदा हमें हुआ था कि सर्विस सेक्टर होने की वजह से हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन करना इजी हो गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो हो रही है वो मेनली सर्विस सेक्टर की हुई है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की नहीं हुई है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर से तो हम गुड्स इंपोर्ट ही कर लेंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर में हमें आउटसोर्सिंग का बहुत बेनिफिट मिला है। अब इसी से एक ये पॉइंट आ गया कि आउटसोर्सिंग है क्या, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस बॉक्स, वैसे मैं पूछ रही हूँ आउटसोर्सिंग क्या है।
दूसरी कंट्रीज एक्सटर्नली सर्विसेज हाँ, जो हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज है, ये ध्यान रखना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, उन नॉन कोर एक्टिविटीज को जब हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और इंडिया में आउटसोर्सिंग का हब रहा, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चीप लेबर है, यहाँ पे बहुत कम में मिल जाती है, यहाँ की स्किल्ड लेबर है यहाँ पर, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है ही इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो थोड़े सपोर्टिंग है। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडिया ऑलवेज बी अ हब और आउटसोर्सिंग। बट अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है वहां पर इंडिया से आउटसोर्सिंग बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने बैकफुट करने लग गए हैं, मतलब उन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी है। क्यों ऐसा? जॉब इनसिक्योरिटीज हो गई, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट भी तो आ गई, उनके नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ गई, क्योंकि उनके हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे इंडियंस हैं, तो उससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी की भी थ्रेट आ गई है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग धीरे धीरे उन्होंने बैक कर ली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है ओनरशिप एंड इंसेंटिव। ये क्या है? इस बॉक्स में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने देखा कि पहले क्या हुआ, जितने भी किसान थे उन सब की जो जमीन थी वो जमींदार ने ले ली, तो उन्होंने उनको ओनरशिप वापस दी इन स्मॉल पार्ट्स ऑल्दो, बट इसलिए दी ताकि उनके पास अगर ओनरशिप रहेगी तो उनको एक इंसेंटिव रहेगा कि हमारी जमीन है, हमें काम करना है। वेरी ऑब्वियस सी बात है ना, आपका सामान हो तो आपको उससे थोड़ा लगाव ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आपको ही पता है कि दूसरे का है तो शायद ना भी हो लगाव उतना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होना चाहिए, बट चाहिए तो बहुत कुछ, चाहिए वाली बात नहीं कर रहे, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो आप अगर ओनर हो तो आपके पास इंसेंटिव रहेगा ही। अब जैसे उसको स्कूटी मिल गई तो मेरी स्कूटी है तो इंसेंटिव तो रहेगा ना कि मेरी स्कूटी है, मैं जाऊंगा पढ़ने, तो जाना ही पड़ेगा पढ़ने, स्कूटी मिल गई तो, वरना तो थकान के मारे आलस आ रहा है, नहीं पढ़ने आ रहे, तो इंसेंटिव हुआ ना कि मेरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ओनरशिप नहीं होगा तो फार्मर्स उतना एफिशिएंटली काम ना भी करें। फिर हमारे पास ये आया नवरत्नास का नेक्स्ट बॉक्स। इसमें आया कि हमारे महारत्नास, नवरत्नास, मिनी रत्नास, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको इन फील्ड्स में डाल दिया। और ये किसके बेसिस पे था? जो विक्रमादित्य राजा थे उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो वो 9 रत्न उनके बहुत खास, एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू वाले लोग थे, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये, नहीं इतने ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे थोड़े बहुत हैं, लाइक, बट मैंने तो सब कुछ ही कराया था। जैसे कि महारत्नास है तो महारत्नास में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2 नाम आप कर लो। आपको बहुत सारे नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुक में है बस उतने ही करने की जरूरत है, वो भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। नहीं, ये 2 करोगे महारत्नास के, नवरत्नास के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम, और मिनी रत्नास में भारत संचार निगम और एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंडियन रेलवेज। तो 2 महारत्नास हैं, 2 मिनी रत्नास हैं और 3 नवरत्नास हैं। 2 नवरत्नास हैं, 2 महारत्नास हैं और 3 मिनी रत्नास हैं, तो 7 ही तो नाम है। मैच दी फॉलोइंग में आ जाए, टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन सा है? वो एक ही, इंडियन रेलवेज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पूरा एक ही है, तो ये 3 ही है, तो ये 7 है। मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा ही है, तो ये नाम आपको बस लर्न करने जरूरी है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है जो 3.2 है, दैट इज ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबल फुटप्रिंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन भी धीरे-धीरे जैसे ग्लोबली कनेक्ट हो। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल, ऐसा नहीं हुआ है कि फॉरेन कंपनीज ही हैं जो हमें आउटसोर्स कर रही हैं या जो हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारी भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग आउटसोर्स वैसे नहीं करते हैं, इंडिया आउटसोर्स नहीं करता, बहुत रेयर चीजों की होती है। मेन आउटसोर्सिंग इंडिया नहीं करता। इंडिया क्यों करेगा? इंडिया इंपोर्ट कर लेता है गुड्स को, सर्विसेज के लिए इंडिया के पास बहुत लेबर है, तो मेजर जितने भी हैं इंडिया आउटसोर्स नहीं करता वो। बट हाँ, इंडिया इस तरह से काम जरूर कर रहा है कि इंडियन कंपनीज बाहर की कंट्रीज में बहुत अच्छी सेटअप हो चुकी हैं और वो बाहर के लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, ये चीजें हैं।
तो आउटसोर्स से ज़्यादा ये है कि इंडियन कंपनीज बहुत स्मॉल कंपनीज स्टार्ट हुई थी और अब वो आउटसोर्स करने लग गई हैं। इसीलिए में एक और चीज़ आती है मेडिकल टूरिज्म, जो बड़ा पॉपुलर हो गया। क्या है मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इंडिया में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास एंड एट लो प्राइसेस। मतलब इंडिया में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड दैट टू एट लो प्राइसेस एज कम्पेयर टू इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो ऐसे में वो लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स ब्रांड्स हैं दे आर डूइंग मेडिकल टूरिज्म। मतलब इनका तो अलग से डिपार्टमेंट बन गया है मेडिकल टूरिज्म का, कि वो उस मेडिकल टूरिज्म के बेसिस पर दूसरी कंट्रीज से लोगों को बोलते हैं कि भाई यहाँ ट्रीटमेंट करो, बढ़िया है। ठीक है, गवर्नमेंट भी जा रही थी, मैं हम भी अब कुछ करें इसके बारे में। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट के जो मेजर हॉस्पिटल जैसे एम्स है, तो एम्स में अब इसीलिए आयुर्वेद के लिए बहुत एम्फेसाइज करने लग गए। उन्होंने अपने आयुर्वेद के लिए अलग से बिल्डिंग बना दी है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों का आयुर्वेद की तरफ भी थोड़ा ध्यान ज्यादा जाने लगा है। एंड जो फॉरेनर्स हैं वो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो उसके लिए और नेचुरोपैथी के लिए इंडिया बहुत ज्यादा अभी हब हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो जो फोकस कर रही है वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद इन पे ज्यादा कर रही है। ठीक है ना। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं हम। तो ये वाला बॉक्स हमें बता रहा है कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल क्या है? देखो ये जो बॉक्सेस है ना, इनमें से तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इतना बड़ा बॉक्स है तो ये डिफरेंस 3 नंबर में आ सकता है कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है? फिजिकल कैपिटल जो कर सकता है, ह्यूमन कैपिटल कर सकता है, डेप्रिशिएट होता है, ये नहीं होता, बट एजिंग की वजह से जो होता है वो हो जाता है। फिजिकल कैपिटल मोबाइल है और जो ह्यूमन कैपिटल वही फिजिकल कैपिटल को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। नहीं, फिजिकल कैपिटल को नहीं ले जा सकते, ह्यूमन को ले जा सकते। ह्यूमन को लेके जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की जो मोबिलिटी है वो ह्यूमन कैपिटल पे बेस्ड है। फिजिकल कैपिटल में सारे इमोबाइल नहीं है ना, कुछ तो मोबाइल भी है, कुछ इमोबाइल है। मतलब अगर लैंड की बात करें फिजिकल कैपिटल में तो वो मोबाइल नहीं है, कैपिटल तो पूरा सारे मोबाइल हैं। सारे मोबाइल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का मोबिलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल के विश पे डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का जो ओनरशिप है वो उसके पास ही होती है। अवेलेबिलिटी की बात हो रही है ना कि अगर आप हाँ। चाह रहे हो तो फिर चाह रहे हो तो, और जबकि क्योंकि हम उसको सेल परचेज वाले फॉर्म में नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल इट कैन बी सोल्ड और परचेज्ड, तो वो वाली चीज है। उसमें उनकी विश की बात नहीं आ रही है। ह्यूमन कैपिटल में विश वाली बात आ जाती है। इफ दे विश टू मोबाइल दे कैन। ठीक है ना। फिर टैंजिबल टेंजिबल तो दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं, वो नहीं कह सकते। फिजिकल कैपिटल में ओनरशिप जो है वो ह्यूमन कैपिटल के पास ही होती है, जबकि ह्यूमन कैपिटल की जो ओनरशिप है वो उसकी खुद की होती है। क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल की ओनरशिप किसी और के पास हो गई वो तो स्लेवरी हो गई, दैट इज नॉट लीगल। फिजिकल कैपिटल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल प्रोडक्टिव तभी है जब ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व है, जबकि ह्यूमन कैपिटल को प्रोडक्टिव करने के लिए हाँ मतलब वो सेल्फ प्रोडक्टिव मोड में भी काम कर सकता है। ठीक है ना। अभी ये सब काम झाम नहीं हो तब भी हम पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये सब काम झाम के लिए हम जरूरी हैं। ठीक है ना। फिर इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, नेक्स्ट बॉक्स हमारा कहता है इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। आईटी सेक्टर की पूरी इंपॉर्टेंस है इसमें, तो कि आईटी सेक्टर हर जगह है, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रूरल एरियाज हो, एवरीवेयर आईटी इज इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट का 5.1 पुअर। ये आपको बहुत जरूरी है याद करना। एमसीक्यूज के पॉइंट है 1995 है, केरला है, कुदुम्बश्री है। वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कुदुम्बश्री का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी इंपॉर्टेंट हो गया, बेस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हो गया, केरला हो गया, 1995 हो गया, एंड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। इन्होंने बहुत थोड़े से अमाउंट से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे ये लोग 1 करोड़ से ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। तो दीज सोसाइटीज जितने भी हैं लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स हो गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो 5.2 है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तनवा। तनवा की फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चरल। तो ये फुल फॉर्म भी एमसीक्यूज में आ सकती है। 1980s में होगा, तमिलनाडु में है।
क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रेन विमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम करते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है SAGY संसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें जितने भी पार्लियामेंटरीज थे उन सबको बोला गया कि अपने अपना एक विलेज लो और उस विलेज को आप डेवलप करोगे, मतलब अडॉप्ट करना है उनको वो विलेज, और उसको मॉडल विलेज बनाना है बाय 2016। फिर 2019 में 2500 विलेजेस कवर हो गए थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम विलेजेस कैन हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000 इन द प्लेन्स एंड 1000 to 3000 इन हिल्स। ठीक है, और ये MP का खुद का विलेज नहीं होना चाहिए, और स्पाउस का भी नहीं। स्पाउस का भी नहीं होना चाहिए, उन दोनों के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन का विलेज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया, अक्टूबर 2014 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, संसद आदर्श ग्राम योजना थी। जो भी MLAs होंगे वो अपना या अपने स्पाउस का विलेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनको मॉडल विलेज बनाना है। ठीक है, मॉडल विलेज मतलब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया 1995 में किसान मेहता प्रकृति NGO है ये। तो ये क्या थी प्रकृति, इसमें याद क्या रखना है, 1995 है, NGO है, प्रकृति है। फर्स्ट सजेस्टेड दैट कॉटन द बिगेस्ट यूजर फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स कैन बी ग्रोन ऑर्गेनिकली। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर चैप्टर 6 पर आते हैं। इसका फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ये हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में हमारे 2012 की बात करें तो अबाउट 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स थे एंड 18 मिलियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि टोटल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में 30 मिलियन थे, जिसमें से पब्लिक में 18 थे और 12 कहाँ थे, प्राइवेट में थे। ठीक है, अब लेकिन धीरे धीरे हमारी फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट डाउन ही होती जा रही है और इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन अहमदाबाद में सबसे ज्यादा हुआ, जो कि वहां पर 1,50,000 वर्कर्स एम्प्लॉयड हुए 60 टेक्सटाइल मिल्स में। ठीक है, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मलाइजेशन से इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है एंड इनफॉर्मलाइजेशन सबसे पहले अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, मैंने पूरे बॉक्सेस इसलिए दे दिए हैं कि इतना सारा पढ़ोगे तो काम की चीज एक आध याद रह जाएगी। ठीक है, बाकी पूरा लर्न करने मत बैठ जाना आप। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का भी है, इतना सारा टेक्निकल है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में आपको पता ही है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये हमारी जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, इसके हमारा नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। ठीक है, और ये फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, ये देखो लास्ट में एक लाइन है, UN कॉन्फ्रेंस इन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन क्योटो जापान 1997, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है एक। सबने ब्राजील। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर ओजोन डेप्लीशन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन क्या है कि रेफर्स टू फिनोमेनन ऑफ रिडक्शंस इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है टर्म लर्न करने कि कहाँ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, एडॉप्शन ऑफ मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल बैनिंग द यूज ऑफ CFC कंपाउंड्स एज वेल एज अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। ठीक है ना, और हेलो नहीं ये इतना नहीं है, मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, बहुत टेक्निकल वो, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है ना हर स्ट्रीम में होती है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा लें। फिर ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। फिर हो गई, ये शुरू हो गई। तो क्या हुआ नेक्स्ट में हमारा चिपको एपिपिको। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हिमालयास में हुआ था, कर्नाटका में हुआ। एपिको which means to hug 8 सितंबर 1983 में हुआ और started in सलकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट। 160 men, women, children वो पेड़ से ऐसे चिपक गए थे कि उनको नहीं काटने देंगे एंड दे सक्सेसफुल वो हो गए थे, नहीं कटे थे फिर वो, तो उनका ये चल गया था काम। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था इसका। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें चिपको और एपिको मूवमेंट कर्नाटका में हुआ है, 8 सितंबर 1983 में हुआ है। ठीक है,
क्या है मुझे भी दिखा दो। चिड़िया। ये आइडिया नीचे घूम रही है ना इसको। अच्छा फिर 7.4 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इसमें भी बस इतना करना है कि 1974 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुए थे वाटर एंड एयर पोल्यूशन के लिए। तो वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे। एक उन्होंने किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में। और क्या 17 क्या थी? 17 इंडस्ट्रीज 17 इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज जो इसमें आइडेंटिफाई हुई थी, ठीक है ना। और 125 रिवर्स को उन्होंने मॉनिटर करने की बात की थी, सिर्फ मॉनिटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब एक बात का ध्यान रखना, देखो 12th तुम्हारी लास्ट स्कूल की क्लास होती है ना, ये एक लास्ट ऐसी भी क्लास होती है जिसमें आप 100 नंबर ला सकते हो। इसके बाद 100 कभी नहीं आते, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दे दो। अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम में 100 नंबर दे देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। 100 नंबर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी भी किसी प्रोफेशनल एग्जाम में, मास्टर्स में, एमबीए में आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। तो पूरी लाइफ में अगर ये 100 नंबर वाला फील लेना है ना, तो तुम्हारे पास अब ये 12th के पेपर ही हैं। और ये 2 पेपर ऐसे हैं जिनमें आ सकते हैं। सीयूटी तो दे देते हैं 100। सीयूटी के 100 कहीं लिखे नहीं जाएंगे, तुम्हारे किसी सीवी में सीयूटी का स्कोर नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारे किसी कंपटीशन का स्कोर। जो आईआईटी, जेईई, नीट, इनमें भी जो टॉप स्कोरर होते हैं उनका रिजल्ट कभी उनके सीवी में नहीं लिखा जाता कि वो टॉपर थे। फाइनली उन्होंने जो आगे पढ़ाई की है उसी के मार्क्स लिखे जाते हैं, 12th के 10th के लिखे जाते हैं। 10th के मार्क्स कोई नहीं देखता है, 10th सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिसके लिए भी आजकल डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ही काम आने लगा है। तो मेजरली अगर आपके लाइफ लॉन्ग सीवी में कभी 100 नंबर नजर आएंगे तो सिर्फ 12th के मार्क्स में आ सकते हैं। तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू यूज इट और नॉट। तो कोशिश 100 नंबर की ही करनी है और आ सकते हैं। अभी इकोनॉमिक्स में भी कुछ बचा है तो टारगेट करो कि आज हम इकोनॉमिक्स खत्म कर लें, जो भी कुछ बचा है। 2 दिन पेपर्स जितने सॉल्व कर सकते हो। पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सारे लिख लिख के करो। स्कैनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपको स्कैनिंग करनी है। स्कैन करते समय आपको वहीं पे चाहे टिक लगा लो, आपको पता है कि ये आता है, ये नहीं आता। जो नहीं आता उसको लिख के देख लो, जो आता है उसे छोड़ते चले जाओ और खुद की स्कैनिंग करो। हो सकता है किसी एक को ये क्वेश्चन आता हो, किसी को नहीं आता हो, तो अपनी जितने पेपर्स कर सकते हो जितने उतने करो, ठीक है, लेकिन अच्छे से करो। अगेन सेम बात बोलूंगी, एग्जाम से एक दिन पहले टाइमली सो जाओ, क्योंकि हमने जितना करना है हम अब कर सकते हैं, लेकिन अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करके हम कभी कोई पेपर अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपकी नींद पूरी है, आपने पेट अच्छे से भरा हुआ है, तो आप अपने पेपर को बहुत साउंड माइंड से अच्छा कर पाएंगे। तो अपने पेपर को साउंड माइंड से करना है तो उसके लिए 2 चीजें, खाना और सोना बहुत जरूरी है। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।